वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 16 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर प्रमुख समाचार पे गौर करें तो दो प्रमुख समाचार है। एक जो पहला हम इस पे चर्चा करेंगे वह है कि भारत के विदेश मंत्री जो है ईरान के दौरे पर हैं और वहाँ पे उन्होंने भारत ईरान के साथ कुछ मुद्दों पे चर्चा की है। ठीक है, और ये दौरा उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का उस तरह से जो है आतंक कह लो या जो भी कह लो, शिपिंग लेन को लेकर इजराइल हमास युद्ध चल रहा है और साथ ही में अमेरिका और ब्रिटेन जो है यमन पे हूती विद्रोहियों पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि ईरान का हूती विद्रोहियों को पूरी तरह से सहयोग है। तो इस टेंस माहौल में उनका जाना कहीं न कहीं इस मुद्दे को इम्पोर्टेंट बना देता है। तो भारत के विदेश मंत्री का ईरान का दौरा और भारत ईरान संबंध में कहाँ तक आयाम आएगा इसको देखेंगे। जहाँ तक दूसरा जो समाचार है वह है कि नीति आयोग ने अपने राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक जो वर्ष 2021 से जारी कर रहा है उस पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। उसमें ये कहा गया है कि भारत में पिछले 9 सालों में लगभग 24 करोड़ जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीबी रेखा से बाहर आई है। तो इस मुद्दे को हम समझेंगे क्योंकि जुलाई में जो एक डेटा आया था राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक का, वो 2021 का आया था। उसमें बताया गया था कि भारत में 15 करोड़ के आसपास गरीब हैं, 14.96 करोड़ परसेंट, जबकि अब माना गया है, इसमें अनुमान लगाया गया है कि 11% के आसपास बहुआयामी रूप से गरीब है, यानी 15 करोड़ जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, तो इन दोनों पर चर्चा करेंगे। एक और मुद्दा चर्चा में है, वो हम उस पर डिटेल में कल चर्चा करेंगे क्योंकि भारत और रूस के राष्ट्रपति फ़ोन पे बात किए हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस में मीटिंग भी चल रहा है, उसमें भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। तो दोनों को मिला के कल वाले न्यूज़ में हम डिटेल में उसको चर्चा करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उसके विभिन्न सारे आयामों को। ठीक है, चलिए आज हम इन दोनों पर देखते हैं। जहाँ तक पहला मुद्दा है, ये देखिए दोनों अपने काउंटर पार्ट आपस में चर्चा कर रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री। ठीक है, तो ऐसे में हमें समझना होगा कि क्यों चर्चा में है। चर्चा में वो परिस्थितियां बनाती हैं। वैसे भी दो प्रमुख देश हैं, ईरान मध्य पूर्व में, इस तरह के देशों में, पश्चिम एशिया में उसकी भूमिका है। शिया मुस्लिम वर्ल्ड का वो अपने को नेता मानता है और एक प्रमुख स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी। तो इस वजह से, और भारत का उसके साथ संबंध पुराना है और जिस परिस्थितियों में उन दोनों के साथ भारत के विदेश मंत्री की यात्रा है, निश्चित रूप से ये एक चर्चा का बिंदु है, तो इस पे समझेंगे। जहाँ तक जो बातचीत हुई है दोनों के बीच में, जो दोनों द्वारा कहा जा रहा है, वो कुछ मुद्दे हैं। उसमें 3 प्रमुख मुद्दे हैं। एक है कि जो अरब सागर लाल सागर का जो वैश्विक नौवहन व्यापार मार्ग है उसको लेकर जो हूती विद्रोहियों द्वारा उसमें समस्या आ रही है, खासतौर से भारत के शिपिंग लेन को लेके, क्योंकि एमबी एक क्या नाम है, एमबी जो भारत के समुद्र तट से 300 किलोमीटर दूर उस पर हमला हुआ था, या इसी तरह की एक और। तो ये इसको लेकर भारत ने अपने 10 डिस्ट्रॉयर तैनात कर रखे हैं, युद्धपोत वहाँ पे। तो ये सारी मुद्दे हैं। दूसरा जो मुद्दा है वो जाहिर सी बात है कि अरब और फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो एक मुद्दा है ही है, और उस मुद्दे को और आगे न भड़कने दिया जाए, इसको लेकर भारत और ईरान इस पे, खासतौर से भारत ईरान को इस पे कह रहा है कि इस मुद्दे को कैसे शांत किया जाए और आगे न बढ़ा जाए। ये 2 प्रमुख स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं। और तीसरा मुद्दा कनेक्टिविटी का है, वो जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दा है, चाबहार पोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा को लेके। ठीक है, तो इन्हीं 4 मुद्दों को इन्हीं 3 मुद्दे और 4 मामले को लेके हम भारत ईरान के संबंध को, वर्तमान दौरे को समझते हैं। ठीक है, चलिए चर्चा में है। तो अभी देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15 जनवरी को तेहरान में ईरानी समकक्ष यानी अपने वहाँ के विदेश मंत्री से व्यापक चर्चा की, और जो दोनों पक्षों के बीच चल रहे उच्च स्तरीय आदान प्रदान के एक हिस्से के रूप में चूंकि ईरान पर यात्रा पर हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति से उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री का जो है मैसेज या शुभकामना संदेश, और अभी कुछ दिन पहले जो ईरान में एक भयंकर बम विस्फोट हुआ था उसके प्रति भी संवेदना व्यक्त की है, जो प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त की गई थी। ठीक है, जहां तक चर्चा का इनके प्रमुख बिंदु है, उसमें जो सबसे प्रमुख है, जो कहीं ना कहीं भारत के स्ट्रेटेजिक हितों के लिए और दुनिया के स्ट्रेटेजिक हितों के लिए जरूरी है, वह है लाल सागर और अरब सागर का जो समुद्री यातायात है उसकी सुरक्षा का मुद्दा। दोनों देशों ने इस पर चर्चा की और भारत के विदेश मंत्री ने बड़े कैटेगोरिकली, मतलब बहुत स्पष्ट तौर पे कहा
कि भारत के आसपास जहाजों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इस तरह के खतरों का भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है, यह रेखांकित करते हुए कि यह भयानक स्थिति किसी भी पार्टी के फायदे में नहीं है। आप समझिए कि भारत का क्या कद है और भारत की क्या जो स्पष्टता है कि ईरान जो कि हूती विद्रोहियों के बिल्कुल समर्थन में खड़ा है और उसके द्वारा किए गए हमले को ईरान में ही भारत के उन्हीं के विदेश मंत्री के सामने भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जो ये हमले हो रहे हैं वो दुनिया के तो है ही हैं, भारत के ही स्ट्रेटेजिक हितों के, चूंकि आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक हितों के अनुरूप नहीं है, ऐसे में यह किसी भी पार्टी के हित में नहीं है। यानी कि समझा भी रहे हैं और अंततः ईरान को कह रहे हैं कि इस पे रोक लगाओ और ईरान के विदेश मंत्री भी ये बातें सुन रहे हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन का जो हमला है वो गलत या इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला है वगैरह वगैरह, लेकिन हम अपने हितों को बताते हैं कि इन्होंने साफ तौर पर यह बात कही। और इसमें अपने ईरानी समकक्ष के साथ चर्चा के दौरान लाल सागर और समुद्री यातायात की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की, क्योंकि कुछ दिन पहले MBKM प्लूटो, इस पर जो आप कह सकते हो कि भारत के गुजरात तट के पास इसमें हमला हुआ था और MV साई बाबा सहित आने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले के दौरान जो है भारतीय नौसेना इस क्षेत्र अशांत क्षेत्र में अपने 10 डिस्ट्रॉयर तैयार रखे, 10 युद्धपोत तैयार रखी है और वो हमारे विदेश मंत्री ने ईरान को समझाया है कि स्थिति ऐसी नहीं है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि दुनिया इस स्थिति में नहीं है कि ईरान के मिस एडवेंचर को ईरान का जो हित है उसको आगे बढ़ाया जाए। यानी कहीं ना कहीं इस मामले में साफ सुथरे तौर से भारत ने कहा कि ये स्थिति बर्दाश्त नहीं है और हमारे 10 डिस्ट्रॉयर है और आगे भी स्थिति बिगड़ सकती है। जो दूसरा मुद्दा है जो उस पूरे मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को हितों को लेकर है, वह 7 अक्टूबर के हमले के बाद से, हमास के हमले के बाद से हुई है। ऐसे में दुनिया देखिए, दुनिया 2 ध्रुव में बटा हुआ है। या तो ज्यादातर लोग जो है हमास के हमले की निंदा कर रहे हैं और इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, या ज्यादातर लोग जो है हमास के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। लेकिन भारत शुरू से ही किसी भी तरह के आतंकवादी कृत्य के हमले की निंदा करता है, इसलिए हमास के हमले की निंदा करा है। साथ ही में वो इजराइल के प्रधानमंत्री से भी यही कह चुका है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी यही कह चुका है और हमास के कट्टर समर्थक जो कहा जा रहा है कि जिस ईरान की वजह से हमला उसमें प्रमुख भूमिका है, उससे भी कह रहे हैं कि हमास और जो इजराइल के मामले में उन्होंने कहा, यानी जो पश्चिम एशिया पूरे मामले को, कि इजराइल जो वहां के राष्ट्रपति से बात कही और फिर बाद में वहां के विदेश मंत्री से कि पश्चिम एशिया की स्थिति अच्छी नहीं है, इसको और आगे बढ़ने न दिया जाए और भारत किसी भी तरह की आतंकवादी कृत्य की जिस कहीं भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसकी निंदा करता है और उसका समर्थन नहीं कर सकता है। यानी हमास का जो 7 अक्टूबर की कृत्य है उसकी निंदा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दीर्घकालिक समझौता न करने वाला रुख रहा है और हमारा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में नागरिक जीवन की सुरक्षा से बचना चाहिए। यानी कि जो गाजा में नागरिकों की जान जा रही है उसके प्रति भी चिंता व्यक्त की है। उन्हें सलाह दिया है कि 2 राज्य समाधान, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन नामक 2 राज्य हो। यह भारत लंबे समय से इसे स्वीकार करता रहा है और आज भी करेगा और फिलिस्तीन के लोग इन राज्यों में सुरक्षित सीमाओं के भीतर रह सकें, यही एकमात्र समाधान भारत के द्वारा इसको कहा जा रहा है और कह रहा है किसी भी समझौते का शांतिपूर्ण समाधान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समझौते में, अंतर्राष्ट्रीय उसमें भारत की स्थिति को बताता है और भारत अपनी स्थिति को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ है। ये नहीं कि लोग कहते इधर और उधर, वो हमेशा से अपनी जो स्थिति है कि किसी भी तरह के आतंकवादी कृत्य को नहीं कहेगा, का समर्थन करेगा और दो राज्य इजराइल और फिलिस्तीन 2 राज्यों का वो समर्थन करेगा, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधान में भी ये बातें कही गई है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जैसे कि अभी एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री से हमारे पूछा गया कि आप कुछ मुद्दों पर, तो कहते हैं कि दुनिया का कोई भी समस्या हो, भारत से पूछे बगैर कोई काम अब लोग नहीं करते हैं। ये बताता है कि भारत दुनिया के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक प्रमुख एक्टर है और वैसे ही वो अपनी भूमिका निभाना जा रहा है कि इस मामले को शांत किया जाए। इसी तरह की भूमिका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दाओस में चर्चा चल रही है रूस यूक्रेन युद्ध को, उसमें भी भारत से उम्मीद की जा रही है, दुनिया कह रही है कि वह रूस के साथ अपने संबंधों को करे और इस मामले को क्या करे, हल करे, क्योंकि अमेरिका भी धीरे धीरे अब यूक्रेन से दूरी बनाना शुरू कर चुका है। ठीक है,
तो जब वो चर्चा होगा देखेंगे। अब जरा ये है तो ये तो चलो ठीक है, ये तो भारत ने अपने उद्देश्यों को बता दिया, लेकिन जो ईरान के भी हितों को तो कुछ बताना पड़ेगा। अपने हितों को तो बता दिया, बदले में ईरान को भारत क्या देना चाह रहा है वो बता रहा है कि तुम हमारी बात मानोगे तो तुमको क्या लाभ मिलेगा। पहला, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, जो कहीं ना कहीं ईरान, ये एक बात हमने बताया था, लोग बताया भी थे कि आईमेक बनने वाला था, उसी को डिरेल करने के लिए ईरान ऐसा कर रहा था, क्योंकि फिर उसके चाबहार का महत्व तो खत्म हो जाता जो भारत बना रहे थे। और जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कह सकते हो वर्ष 2000 से ही उसकी बारी चल रही है, रूस को जो है अरब सागर से जोड़ने की बात है, उसको भी ठंडे बस्ते में वो चला जाता। ऐसे में इन दोनों मुद्दों पर भारत ने कहा है कि जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है वो ईरान और भारत के संबंधों का आधार है, और भारत चाबहार पोर्ट और INS इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को पुनः उस पर आगे बढ़ने के लिए और प्रतिबद्ध है। और ये दोहराया है कि कहीं ना कहीं ये भारत ईरान के संबंधों का महत्वपूर्ण तत्व है। इससे देखिए होगा क्या कि जो ईरान कि वहां पे शांत रखोगे तो तुम्हारे लिए विकास के रास्ते खुलेंगे, तुम कनेक्टिविटी पाओगे, अदरवाइज ये चीजें बंद हो जाएगी। देखिए डिप्लोमेसी में पॉलिटिक्स होता है ना, एक हाथ देना एक हाथ लेना, और इसमें भारत का भी हित है। ऐसा नहीं कि इसमें भारत का हित नहीं है, ये भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि इससे रूस के भारत के भी चलेंगे, आईमेक के साथ अमेरिका के साथ चलेंगे, और दोनों देशों को भारत की जरूरत है। ठीक है, इसमें जो मेन है कि जो चाबहार पोर्ट है, इसके बारे में बहुत तकनीकी रूप से तो आप लोग पढ़े होंगे कि भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से क्या महत्व है। देखिए वर्ष 2003 में जब इस पे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो इसमें समझौता हुआ था, तो इसके 3 घोषित उद्देश्य थे। ठीक है, 3 घोषित रणनीतिक उद्देश्य, स्ट्रेटेजिक उद्देश्य थे। पहला था कि भारत जो है पहला अपतटीय बंदरगाह बनाना और खाड़ी में भारतीय बुनियादी ढांचे की शक्ति को दिखाना, यानी भारत अपने देश, अपने जो तट के बाहर के यानी दूसरे देश में एक बंदरगाह बनाना चाह रहा था, और उसके जरिए अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर है वो खाड़ी के देशों को दिखाना चाह रहा था। ये तो उसका ये हुआ। दूसरा जो है कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा तनावपूर्ण स्थिति है, और मध्य एशिया के साथ अगर हम कोई भी जुड़ाव करें तो हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान होके जाना होना पड़ता था, हमें अफगानिस्तान के साथ भी संबंध रखना पड़े तो भी पाकिस्तान के होकर जाता था। इसलिए पाकिस्तान की निर्भरता उसको बाईपास करने के लिए ईरान के चाबहार, अफगानिस्तान ऐसे होते हुए जो है अजरबैजान होते हुए रूस तक जोड़ने की इसकी योजना थी। इसको लेकर ये लाया गया था कि पाकिस्तान के तनावपूर्ण माहौल में पाकिस्तान को क्या कर दिया जाए, बाईपास कर दिया जाए। ठीक है, और तीसरा था कि पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए एक वैकल्पिक भूमि मार्ग भी खोजना था, क्योंकि उस समय 2001 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध पुनः स्थापित कर लिया था, क्योंकि हमले के बाद जो है अमेरिका के आ जाने के बाद ये हो गया था। तो ये तो था 2003 में स्ट्रेटेजिक घोषित हित। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि उसके बाद जो अभी आया है उसमें यह हुआ है कि 2013 के बाद चीन जो है BRI प्रोजेक्ट लाता है, और उस BRI प्रोजेक्ट का उसका जो उद्देश्य है, BRI प्रोजेक्ट बनाता है और पाकिस्तान होके सीपा बनाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उसके गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए जो है यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पे आता है, कि ये बनाता है। और इसके विकल्प को भी वो उसको दूर करना है, कि इसका भी विकल्प ये तो बनाया और ये इससे फिर वो मध्य एशिया में जुड़ जाता, इसको भी काउंटर करने के लिए भारत पुनः चाहता है कि इस जो चाइना का, चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके तहत जो सीपैक है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, इसके लिए भी एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त जो अगला है कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसकी भी जो हमारे विदेश मंत्री ने चर्चा की। देखिए चाबहार बंदरगाह बगैर इस मार्ग के संभव ही नहीं है, यानी उसका कोई उपयोग ही नहीं। आप चीन के ईरान के साथ कर रहा है तो ऐसे ही कर लो, एक अलग से बंदरगाह बनाने की क्या जरूरत है। तो जो दूसरा है वो है ये जो रास्ता यहां से चलेगा, यहां से ईरान के चाबहार से होते हुए ऐसे अजरबैजान होते हुए रूस तक जाएगा, और ये कहीं ना कहीं मध्य एशिया, खाड़ी, ईरान और रूस, और इसके साथ फिर यूरोप के साथ ये जोड़ेगा। और ये जो अभी तक ये वाला मार्ग है स्वेज नहर होते हुए, जिसमें से 45 से 60 दिन लगते हैं, अगर इसके तहत शुरू हो जाएगा तो ये 23 से 24 दिन लगेंगे। और साथ ही इसके साथ 40% जो है हमारा सस्ता भी, यात्रा का समय 40% सस्ता भी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये दूसरा ये है, यह इसकी जो कहें देखा जाए तो इसमें एक ईरान के रास्ते और कैस्पियन सागर, ईरान जाएगा फिर कैस्पियन सागर, फिर ऐसे ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जो सड़क रेल सहित 7200 किलोमीटर की लंबे से मल्टी मॉडल परिवहन माध्यम है। इससे जो है ये भारत के बंदरगाह किससे, रूस के आंतरिक भाग से होते हुए पूरे पूर्वी यूरोप को जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इससे फायदा ये है कि ये वर्ष 2002 में शुरू हुई थी और इसका फायदा यह है कि एक अध्ययन आया था कि पारंपरिक स्वेज मार्ग की तुलना में 30% सस्ता है और 40% छोटा रास्ता है, और इससे यूरोप आने में समय जो 45 से 60 दिन लगते हैं वो औसतन 23 दिन हो जाएगा। तो ये बताता है कि कैसे जो क्या क्या बातें की गई, एक जो अरब सागर लाल सागर का जो परिवहन लाइन है उसको, उसकी सुरक्षा, मध्य एशिया में जो और तनाव है उसको और आगे न बढ़ाना, उसको शांत करना, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के रूप में चाबहार और INSTC की बातें, ये पूरे उस मुद्दे में चर्चा में रहा है। अगला जो हमारा समाचार है, हम जो न्यूज़ देख रहे हैं वह है कि नीति आयोग ने एक पेपर प्रकाशित किया है, उनके एक प्रोफेसर चांद करके हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है, एक अनुमान लगाया गया है कि भारत में पिछले 9 सालों में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर दिखाया गया है कि पिछले 9 सालों में लगभग आप कह सकते हो कि 24.82 करोड़ यानी 24 करोड़ 82 लाख लोग जो है गरीबी बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और इस समय केवल 11.28% ही लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 22-23 के लिए है। इसके पहले जो जुलाई में डेटा आया था, आंकड़े आए थे, वह उन 20-21 के लिए आए थे, उसमें यह बताया गया था कि टोटल 14.96% बहुआयामी रूप से गरीबी रेखा है। लेकिन उसके आधार पे चूंकि वो डेटा कोरोना काल के पहले का था, 2-3 साल पहले का डेटा था, बाद में जो अनुमान लगाया है वो ये बता रहा है कि 11.28% रह जाएगा। और ये भी अनुमान है कि इससे चलते हुए जो हमारा SDG लक्ष्य है कि 2030 तक जो हमारी एब्सोल्यूट गरीबी है उसको आधा करने का लक्ष्य है, उसको बहुत पहले हम बड़े आराम से पालेंगे, ठीक है। तो ऐसे में हमें देखना है कि इसमें विभिन्न राज्यों का प्रदर्शन क्या है, भारत में बहुआयामी गरीबी कम करने के लिए सरकार ने क्या पहल किए हैं, और अंततः राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है, इन्हीं के चरणों में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जब संदर्भ के रूप में देखें तो नीति आयोग ने 15 जनवरी को एक रिपोर्ट में कहा, रिपोर्ट का नाम क्या था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06, ये रिपोर्ट निकाला। उसमें बताया है कि 9 वर्षों में यानी 2013-14 से लेके 2022-23 यानी 9 वर्षों में 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में सबसे बड़ी गिरावट आई है। और ये बता रहा है कि ये कमी कैसे आई है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं, उन्हीं पहलों के कारण ये सारे सुधार हुए हैं, ठीक है। और नीति आयोग ने चर्चा के जो प्रमुख निष्कर्ष है उसको जरा देख लेते हैं। तो देखिए, ये 24.82 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं, और जो पावर्टी रेशियो है, हेड काउंट, पहले जो है 2013-14 में 29.7% था, यानी ये 29.7% 13-14 में गरीबी थी, और 22-23 में 11.28% है, यानी जो ये कमी हुई है ये 17.89% की पिछले 9 सालों में कमी हुई है। यानी हर साल लगभग 2% जनसंख्या जो है उतने लोग, यानी तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा के ऊपर आ जा रहे हैं। और ये जो शुरुआत है, इससे क्या होगा, जो SDG का टारगेट है 1.2 यानी 2030 तक गरीबी का जो आंकड़ा है उसको, एब्सोल्यूट गरीबी का आंकड़ा उसको आधा करना है, उसको बड़े आसानी से भारत पालेगा। और जो ये सुझाव दिखा गया है, जो ये इसमें दिखा गया है, ये सभी 12 इंडिकेटर्स में देखे गए हैं, ठीक है। तो अब यही सब चीजें कही गई है। और ये जो प्रदर्शन है, अब देखा जाए राज्यों का प्रदर्शन, तो देख रहे हो ये जो राज्य है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, जिन्हें बात पहले बीमारू राज्य कह दिया जाता था, इनका MPI के सुधार में सबसे बेहतर प्रदर्शन है। सबसे ज्यादा जो गरीबी, बहुआयामी गरीबी में बेहतर अब देखा गया है वो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे पिछले 9 वर्षों के दौरान 5.94 यानी लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।
और ये साथ ही गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार का स्थान है सबसे ज्यादा गरीब 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश का 2.3 करोड़ और राजस्थान में 1.7 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या सरकार ने पहल की है। देखिए, इसमें बहुत सारे पहल है, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है, जो भी महिलाओं और उसके स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार किया है, तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो स्वास्थ्य इंडिकेटर है उसमें सुधार हुआ है। फिर जो सार्वजनिक खाद्य वितरण और इस तरह की चीजें की गई है और जो शिक्षा आदि के लिए किया गया है, इन सारी चीजों का प्रभाव इसमें पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं। हमें जो जानना है, थोड़ा सा आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय एमपीआई क्या है, उसी को देखना है। तो नीति आयोग जो है वर्ष 2021 से ये जारी कर रहा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी, ये NMPI बोला जाता है। और ये एक्चुअल में जो UNDP और ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो 3 आधार हैं, उसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन की गुणवत्ता है। उसमें 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य हैं, उसके आधार पर 3 आयामों में वो करता है कौन, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, जो ग्लोबल स्तर पर तैयार किया जाता है UNDP द्वारा और ऑक्सफोर्ड द्वारा। इसमें जो किया जाता है उसी को आधार बना के जो नीति आयोग है वो राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वर्ष 2021 से निकाल रहा है, कि ताकि जो वो लक्ष्य है जो गरीबी को कम करने वाला, उसको राज्यों के आधार पर निकाल के विशेष तौर पे ध्यान दिया जा सके। और यहाँ पे बस अंतर ये है कि जो वहां पे 3 अंक हैं, यानी स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। यहाँ भी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, उसमें 10 में बांटा गया है, यहाँ पे 12 में बांटा गया है। और उद्देश्य यही है कि हम जो वो वैश्विक स्तर पे जो हमारा लक्ष्य है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसे प्राप्त कर सके। उसके लिए वैश्विक जो कह सकते हो मानदंड है, उसको लेकर घरेलू स्तर पे उनको नापना है, उनका क्रियान्वयन करना है या उसके लिए नीतियां बनाना है। इसको जरा अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या है, इंडिकेटर्स है, तो देख लीजिए जो प्रमुख है कि इंडिकेटर एंड देयर वेट। हेल्थ है, हेल्थ में 3 है, न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मैटरनिटी है। जो वैश्विक स्तर के एमपीआई है उसमें यही 2 है। यहाँ पे मैटरनल हेल्थ या मातृत्व स्वास्थ्य को भी जोड़ दिया गया है। भारत में ये देखा गया है कि जो माता का स्वास्थ्य है वो अगर बेहतर रहता है तो बच्चे की भी स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तो इसलिए हम वैश्विक इंडिकेटर को तो लिए ही हैं, मानदंड को हमने अपने लिए भी इसमें जोड़ दिया है। एजुकेशन में कोई अंतर नहीं, जो वहां पे है ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ अटेंडेंस, वो वहां पर भी है, ये यहां पर भी है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहां पे 6 है, यहाँ पे 7 है। 6 जो ऊपर के 6 हैं, जैसे कुकिंग कूल वहां भी है, यहाँ भी है, सैनिटेशन वहां भी है, यहाँ भी है, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट, ये 6 वहां पे भी हैं। यानी जो ग्लोबल एमपीआई होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक एडिशनल बैंक अकाउंट भी जोड़ा है, क्योंकि भारत सरकार की जो भी योजना है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो इस तरह की लाभ करने के लिए, उसमें बैंक अकाउंट का भी एक इंडिकेटर है, जिसके कारण वो चीजें दिखी जाती, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की योजनाएं नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे सकारात्मक कार्यवाहियों को भी आगे बढ़ाती हैं। तो ये इंडिकेटर्स हैं, इतने आयाम पे किसी गरीबी को नापना है, इसीलिए इसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं। जो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 10 पर निकालता है, 2 ये और ये 4। इसमें जो रेड है वो 2 अलग है, यानी भारत की जो नीति आयोग है 12 बहुआयामी आयामों पर गरीबी निकालती है, और जो UNDP है या ऑक्सफोर्ड है वो 10 आयामों में बहुआयामी गरीबी निकालती है। और जो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में पिछले 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। अभी भी 11% से ज़्यादा लोग बहुआयामी गरीबी हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही जो हम इसको अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। और साथ ही सरकार ने अपना एक मोटिवेशन के लिए उद्देश्य रखा है, महत्वाकांक्षी उद्देश्य, कि इस बहुआयामी गरीबी रेखा को, बहुआयामी गरीबी जो आंकड़ा है उसको जनसंख्या के 1% तक लाना है। अभी 11-11.5% है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, और बाकी मिलते हैं हम कल। नमस्कार।